तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए कि रानी ने अपने जीजू के साथ क्या क्या कांड किया था। एंड आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन चांद की रात आ जाती है, इसीलिए अनिशा, रानी एंड सियाम मिलकर अनिशा की माँ के घर ईद मनाने जाते हैं। वहाँ वे सब मिलकर चांद रात का जश्न मनाते हैं और ईद के दिन खूब मस्ती करते हैं। लेकिन तभी अनिशा की माँ की नजर पड़ती है रानी पर। वो देखती है कि रानी अजीब नजरों से सियाम को घूरे जा रही है। अनिशा की माँ सोचती है दाल में कुछ तो काला है, लेकिन बेचारी माँ को क्या पता कि रानी ने पूरी दाल ही काली कर रखी है। फिर अगले दिन ईद की मिठास के बाद सब लौट रहे होते हैं शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी में। रानी जब निकलने लगती है तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और बड़े प्यार से कहती है, रानी बेटिया, अपनी बहन के घर कोई झगड़ा वगड़ा मत करना, हमेशा मीठा बोलना और दिल में कभी भी गंदी चीज मत पालना। ये सुनकर रानी अंदर से हिल जाती है, पर बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान के साथ चली जाती है। फिर एक दिन सियाम कॉलेज में होता है, तभी अनिशा उसे वीडियो कॉल करती है और पूछती है कि क्या कर रहे हो। सियाम बताता है कि वह कॉलेज के एक सेमिनार में है। अनिशा कहती है, अच्छा, वो आपका अजीबोगरीब प्रोफेसर जुनायद भी है क्या वहाँ? सियाम हंसते हुए कहता है, हाँ। सियाम कैमरा घुमा के दिखाता है यहाँ और लोग भी हैं। फिर उनकी बात खत्म होती है और कॉल कट जाती है। तभी सियाम को रानी का मैसेज आता है। रानी बताती है कि आज उसकी क्लास नहीं है, जल्दी से आ जाओ, लैब खाली है। सियाम कहता है कि मेरा सेमिनार खत्म होने ही वाला है, तुम तैयार रहना। इसी बीच हम देखते हैं कि अनीशा अपनी बेकरी में है। तभी प्रोफेसर जुनायद वहाँ आते हैं अपनी वाइफ की फेवरेट पेस्ट्री लेने। लेकिन अनीशा कहती है, अरे पर आप तो अभी सेमिनार में होने चाहिए थे ना। तब जुनायद कहता है, क्या बताऊं, कुछ खास वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए सेमिनार खत्म होने से पहले ही खिसक लिया। ये सुनकर अनीशा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सियाम ने तो उसे बताया था कि सेमिनार अभी खत्म होने में बहुत वक्त बाकी है और जुनायद भी उसके साथ है। फिर रात को अनीशा सियाम को बताती है कि उसने जुनायद के साथ बेकरी में मुलाकात की है। सियाम बहुत घबरा जाता है, लेकिन वह चाहता है कि अनीशा को किसी भी तरह का शक ना हो, इसलिए वह अनीशा से कहता है, ओ हाँ, वो तो सेमिनार से पहले ही खिसक गया था, अब वैसे भी उससे बात नहीं होती मेरी। अनीशा समझ नहीं पाती कि क्या बोले, उसको अब सियाम पर डाउट होने लगता है। इसलिए अगले दिन अनीशा बेकरी जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड मांडा से कहती है, मुझे ना सियाम कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। तब मांडा कहती है, बेबी तू अभी बहुत भोली है, इसीलिए इन सब चीजों की स्पेल पकड़ नहीं पाती। अगर मैं होती ना तो अब तक उसका फोन चेक कर चुकी होती, ऑफिस में जाके पूछताछ कर लेती और उसकी गाड़ी की डिग्गी तक पलट देती। अनीशा के दिमाग में ये आइडिया फिट हो जाता है। जब सियाम घोड़े बेचकर सो रहा होता है तो अनीशा सबसे पहले सियाम की गाड़ी चेक करती है, फिर उसका फोन खंगाल देती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता, ना गाड़ी में कुछ मिला ना फोन में कुछ देखा। फिर एक दिन सियाम अनीशा से कहता है कि मेरा लगेज पैक कर दो, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम के लिए दूसरे शहर जाना है और वहाँ जाकर मुझे एक होटल में रुकना होगा। ये सुनकर अनीशा को थोड़ा शक होता है, इसलिए अनीशा सियाम से पूछती है कि कौन से होटल में रुकने वाले हो। सियाम कहता है कि अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं होटल का नाम व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। अब अनीशा का शक और गहरा हो जाता है, नाम याद नहीं मतलब सीन सेट है। तब अनीशा पूछती है कि साथ में कौन कौन जा रहा है। सियाम कहता है कि प्रोफेसर जुनैद और कई लोग जा रहे हैं। अनीशा हल्की सी स्माइल देती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहती है, ठीक है तू जा, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ। फिर अगले दिन सियाम होटल जाने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद अनीशा भी उसी होटल की तरफ निकल जाती है। वो जल्दी से होटल पहुँचती है और वहाँ रिसेप्शन पे पूछती है कि सियाम नाम से कोई रूम बुक है क्या। रिसेप्शनिस्ट उससे बताती है, सॉरी मैम, इस नाम से कोई बुकिंग नहीं है। अनीशा को ये सुनकर एकदम झटका लगता है, क्या मतलब सीन और कहीं चल रहा है। वो सोच ही रही होती है, तभी सियाम और जुनैद आ जाते हैं। सियाम अनीशा को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे तुम यहाँ, क्या मुझे सरप्राइज देने आई हो? अनीशा का दिमाग घूम जाता है, उससे समझ ही नहीं आता कि बोले तो क्या बोले। तभी सियाम कहता है, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ, और वो ये कि मुझे डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। एंड इसी की तैयारी में वो कुछ दिनों से बहुत टेंशन में था और बहुत बिजी था। अगर तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी, प्लीज माफ कर दो। ये सुनकर अनीशा बहुत गिल्टी फील करने लगती है। अनीशा सियाम की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं तो यहाँ रो रो के परेशान थी, पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। तब सियाम अनीशा को शांत करते हुए कहता है कि असली गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। इसके बाद दोनों वापस घर चले जाते हैं। अब अनीशा भी थोड़ी शांत हो जाती है। असल में अब हमें पता चलता है कि माजरा क्या था। पिछले दिन अनीशा रोते रोते रानी के पास गई थी और उसने
उसने रानी को बताया था कि उसे लग रहा है कि शायद श्याम का किसी और के साथ सीन चल रहा है। इसीलिए रानी ने ये प्लान बनाया कि श्याम होटल वाली बात कहकर अनिशा को और ज्यादा शक में डाल दे, ताकि जब अनिशा देखे कि उसके शक के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा तो वो खुद ही गिल्टी फील करे और सारे शक दिमाग से निकाल दे। और यही सब होता है। श्याम रानी की बहुत तारीफ करता है एंड कहता है कि रानी ने उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। उसे रानी के साथ रहकर बहुत मजा आता है। इस तरह वो दोनों मिलकर अनिशा को धीरे धीरे बेवकूफ बनाते रहते हैं। बेचारी अनिशा, क्योंकि उसका शक गलत साबित हुआ, अब श्याम पर पहले से भी ज्यादा ट्रस्ट करने लगती है। एक दिन अनिशा अपनी नई शॉप की तरफ जा रही होती है। तभी अनिशा श्याम को कॉल करती है, लेकिन श्याम कॉल उठाता ही नहीं। तब वो रानी को कॉल करती है। जब रानी कॉल उठाती है तो अनिशा कहती है कि अगर उसकी श्याम से बात हो तो उससे कहे कि वो फोन उठा ले। रानी से कॉल कट होते ही अनिशा के पास श्याम का कॉल आ जाता है। श्याम कहता है कि वो थोड़ा बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। तब अनिशा कहती है कोई बात नहीं, बस तुम तानिया को स्कूल से पिक कर लेना, यही कहने के लिए मैं कॉल कर रही थी। श्याम कहता है ठीक है, लेकिन कॉल कट करना भूल जाता है। और उस वक्त श्याम रानी को बायोलॉजी पढ़ा रहा था। तभी रानी श्याम पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अनिशा से फोन पर बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। इस पर श्याम रानी का गुस्सा मनाने लगता है और कहता है कि रानी ही उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद दोनों फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। उधर अनिशा इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक पल में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। हर चीज उसे झूठ लगने लगती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अनिशा वहीं कार रोककर जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल अंदर से टूट जाता है। जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसी ने उसे धोखा दे दिया, और वो भी उसकी सगी बहन के साथ। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रानी को अपनी बेटी जैसा पाल रही है, वही एक दिन उसके पीठ में खंजर घोंप देगी। फिर रात को श्याम घर आता है और देखता है कि अनिशा अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। अनिशा कुछ नहीं बोलती, बस उसे वही कॉल रिकॉर्डिंग सुना देती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही श्याम बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या कहे, क्योंकि वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। अनिशा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है इस दुनिया में इतनी लड़कियां थीं और कोई नहीं मिला था क्या तुझे? तू मेरी माँ की कोख से जन्मी बहन के साथ ही खेलने लगा। तुम दोनों ने मेरे ही घर में किया, वो भी मेरे ही इस बिस्तर पर लेटकर। श्याम बार बार उससे माफी मांगने लगता है और कहता है जो वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अनिशा को गुस्से में कुछ समझ नहीं आता। वो सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगती है। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि उसकी बहन और उसका शौहर उसके ही बिस्तर पर लेटकर उसका विश्वास तोड़ते रहे। अनिशा ही क्या, ऐसी बात कोई भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तभी श्याम अनिशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनिशा आग बबूला होकर फिर से सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। इसी दौरान उसका पैर कांच के टुकड़े से कट जाता है, लेकिन अब दर्द भी उससे डरता है। उसे इस दुनिया की कोई तकलीफ नहीं लगती। उसका दर्द अब सिर्फ अंदर का था, इसलिए वो उसी हालत में घर से निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी बेकरी पर पहुंचती है और वहां जाकर मांडा को सब कुछ बता देती है। वो पागलों जैसी हो जाती है और मांडा से कहती है कि वो अब कभी उस घटिया इंसान के घर वापस नहीं जाएगी। ये कहकर वो अपनी माँ के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो रानी को देख लेती है। रानी उसे देखकर कहने लगती है कि उसे अचानक माँ की याद आ गई थी, इसलिए वो यहाँ आ गई, लेकिन माँ तो अभी बाहर गई हुई है। तभी रानी अनिशा के पैर का जख्म देखती है और पूछती है ये कैसे हुआ। अनिशा कहती है तूने ऐसा कैसे कर लिया मेरे साथ? तेरा दिल एक बार भी नहीं कांपा? तू मेरी बहन होकर भी मेरे साथ ये कैसे कर सकी? मैंने तुझे अपने घर में रखा और तूने मेरे ही साथ ऐसा किया? रानी अब समझ जाती है कि अनिशा सब कुछ जान चुकी है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या बोले। इसी वक्त उनकी माँ वहाँ आ जाती है। वो अंदर आते ही सारी बातें सुन लेती है। वो अनिशा को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है मुझे जो डर लग रहा था वही हुआ। ये कहकर वो अनिशा से माफी मांगने लगती है कि उन्होंने रानी को उसके घर भेजा, और खूब रोने लगती है। लेकिन तभी रानी चिल्लाकर कहती है अब तो सारा दोष मेरा ही है ना, लेकिन आपने मुझे अकेले हॉस्टल में क्यों नहीं रहने दिया? मुझे इंडिपेंडेंट बनने क्यों नहीं दिया? आप हमेशा हर चीज के लिए सिर्फ अनिशा पर ही क्यों डिपेंड रहती थी? ये सुनकर अनिशा कहती है इतना बड़ा पाप करके अब तू हमें ही दोष दे रही है। ये कहकर वो रानी को एक थप्पड़ मार देती है, और ठीक उसी समय उनकी माँ इतना कुछ सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अब अनिशा और रानी दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और जल्दी से माँ को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि उनकी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इसलिए जब उन्हें होश आएगा तो हो सकता है कि वो कई बातें भूल जाएं। इसीलिए डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि माँ के सामने कोई भी डिप्रेसिंग बात ना करे। इसके बाद अपनी माँ को ठीक करने के लिए अनिशा माँ के सामने ये दिखाने लगती है कि उसके और रानी के बीच कोई भी झगड़ा नहीं है। फिर जब माँ को डिस्चार्ज किया जाता है तो उनकी देखभाल के लिए अनिशा उन्हें अपने घर ले आती है। लेकिन अनिशा अब भी श्याम और रानी को पूरी तरह
इग्नोर करती रहती है। सियाम कई बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनीशा साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ अपनी माँ की तबीयत की वजह से यहाँ है, वरना अब तक सब कुछ खत्म कर चुकी होती। फिर एक दिन रात को अनीशा अपनी माँ के पास सोने जाती है, तभी वहाँ रानी पहले से लेटी हुई थी। रानी अनीशा को देखकर वहाँ से उठकर जाना चाहती है, लेकिन अनीशा कहती है कि वो वहीं सो जाए और खुद माँ के पैरों के पास सो जाती है। अब रानी को बहुत पछतावा होने लगता है। वो रोते रोते अनीशा से पूछती है कि क्या तू कभी मुझे माफ नहीं करेगी? अनीशा उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि जो उसकी बहन ने उसके साथ किया उसे वे किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो उसका खुद का खून थी। अगर आप अनीशा की जगह होते तो क्या करते, प्लीज कमेंट करके बताओ। तो फिर अगले ही दिन अनीशा किसी के उल्टी करने की आवाज सुनती है। वो जल्दी से जाकर देखती है कि रानी उल्टी कर रही है। ये देखकर वो रानी से पूछती है, इसका मतलब तू प्रेग्नेंट है? इसी बीच वहाँ सियाम भी आ जाता है और ये सुनते ही वो सिर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगता है कि अब वो क्या करे। वो सोचता है, मैंने क्या सर्वनाश कर डाला, क्या सोचकर मैं इतना गिर गया, सिर्फ एक वासना के पीछे भागते हुए, ना बीवी की परवाह की, ना बेटी की, और ना ही अपनी खुद की इज्जत की। अनीशा ये सब देखकर और भी टूट जाती है। वो सियाम से कहती है, तूने ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी छोटी बहन का भी सब कुछ खत्म कर दिया। क्या तू इंसान है भी? तू कैसे कर पाया ये सब? तभी रानी उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोती है, लेकिन अनीशा चुप नहीं रहती। अनीशा कहती है, जब तू सियाम के साथ हम बिस्तर हो रही थी तब क्या तुझे मेरी बेटी की याद नहीं आई? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी थी? तू कैसे इतना घिनौना काम कर सकती है? रानी और भी जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय उनकी आवाज सुनकर उनकी माँ व्हील चेयर में बैठकर आ जाती है। उन्हें देखकर दोनों बहनें दौड़कर उनके पास जाती हैं, उन्हें गले लगाती है। उनकी माँ रोते हुए कहती है, तुम दोनों बहनें हो, ऐसे लड़ो मत, जो भी हुआ अब सब भूल जाओ। ये कहते कहते उनकी माँ वहीं उनकी गोद में अपना आखिरी सांस छोड़ देती है। सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में माँ को दफना दिया गया होता है। सब लोग उनकी कब्र पर दुआ करने आते हैं। अनीशा जब अपनी बेटी को लेकर वापस लौट रही होती है, तभी उसकी बेटी अचानक सियाम के पास दौड़कर चली जाती है। वो रोते हुए कहती है, पापा मैं आपके साथ घर जाऊंगी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अब वो मासूम बच्ची क्या समझे माँ बाप की दुनिया कैसे बिखर गई। लेकिन तभी अनीशा आती है और उसे अपने पास खींच लेती है। बेटी बार बार कहती है, पापा पापा, मैं पापा के पास रहना चाहती हूँ। और वहीं वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। लेकिन अब उसके पापा में भी वो बात नहीं रही कि वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि कई दिन बीत जाते हैं। अनीशा ने सियाम को तलाक दे दिया है और अब वो सिर्फ अपनी बेटी और अपनी दुकान पर ध्यान देती है। इन्हीं चीजों में उसका पूरा जीवन चलने लगता है। अब तक उसके 5 ब्रांच भी खुल चुके हैं। वो चाहती थी कि रानी से थोड़ा बहुत संपर्क बना रहे, लेकिन रानी खुद को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी। इसलिए वो अनीशा को बस दूर से देखती थी, कभी उसके पास नहीं जाती। उधर सियाम खुद को इस्लाम के रास्ते पर ले आता है। उसे समझ आता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए वो खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है। हर नमाज में वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है। अनीशा ने फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे से संभाल लिया है और उसकी तरफ से सब लड़कियों के लिए एक ही मैसेज है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, एक लड़की को खुद को जरूर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और जब एक लड़की आत्मनिर्भर होती है तो चाहे जितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो कभी नहीं टूटती। वो खुद को फिर से संभाल कर अपनी जिंदगी को दोबारा सेट कर सकती है। और एक और मैसेज है जो हम सबके लिए है, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से हो, ये बात हर परिवार, हर लड़की, हर लड़के के लिए जरूरी है। कोई भी लड़की अपनी बहन को अपने हस्बैंड के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहने दे और कोई भी लड़का अपने भाई को अपनी वाइफ के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रखे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि गलती किसकी थी, रानी की या सियाम की, और क्या अनीशा ने सही किया या गलत, प्लीज कमेंट। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।